हेलो बच्चों, मैं रंजीत उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो सीरीज चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। चूँकि समर वेकेशन चल रहा था तो थोड़ा घूमने निकल गए थे, इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रहा था। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे। क्लास 10th जो है उसमें आपका जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर उसको देख ले। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना बात गवाए। सबसे पहले आपको कुछ एक देखिए, ये जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर का जो पीपीटी डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप का एनसीईआरटी का सारा एक्टिविटी भी इसमें इंक्लूड हो जाए। और एक्टिविटी जो है वो उसका हम वीडियो आपके शॉर्ट्स में अपलोड कर भी दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और एक्टिविटी भी हो जाए और एनसीईआरटी के सारे टर्म्स भी आ जाए साथ साथ। तो इस तरीके से पीपीटी डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शंस आपको दिखाए थे, उस रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन था जिसमें मैग्नीशियम के बारे में जानना है, और थोड़ा इसके बारे में आप समझिए कि ये आपका जो फर्स्ट एक्टिविटी है, ध्यान देना है, थोड़ा समझना है। ये जो आपको फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको मैग्नीशियम रिबन को आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ, मतलब एयर के साथ क्या करना है, जलाना है, उसको बर्न करना है, समझना है। जिसमें क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो भी हम देखेंगे, और साथ में ये समझेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या क्या हुआ है, ठीक है। और एक्टिविटी जो दिखता है कि कैसे होता है एक्टिविटी, इसके लिए आप शॉर्ट्स वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या क्या चाहिए इसको। पहले आप रिएक्शंस को देख लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे कि जो मैग्नीशियम है, और ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे। और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है MgO, और MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको बैलेंस करना हम आगे हम सिखाएंगे, फिलहाल यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम, ये एक्टिविटी में जो आपका एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.1 है, इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देखने वाले वो समझते हैं। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि बर्नर है और एक आपका टंग्स है, ये जो है चिमटा इसको बोलते हैं, और ये एक मैग्नीशियम रिबन है। और जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम जो रिबन होता है, ये रिबन जो है, ध्यान से समझिएगा, इस बात को पहले ध्यान देना है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इसी का हम लोग किसके साथ देखने वाले, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो आप जलाने के बाद आप देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ एक वाइट पाउडर बन रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वॉच ग्लास है, और वॉच ग्लास में ये वाइट पाउडर दिख रहा है। यही वाइट पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो पहले ये हुआ कैसे समझते हैं इस बात को। सबसे पहले क्या करते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, और मैग्नीशियम रिबन में एक यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको सैंड पेपर से पहले क्यों साफ किया जाता है, वो ध्यान से पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम का जो रिबन है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, उसको हम सैंड पेपर से, सरेस कागज आप देखे होंगे, सैंड पेपर से क्यों उसका जो है ना कि उसको साफ करते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, अगर उसको, चूंकि ये मेटल है, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो ये एयर के जैसे कांटेक्ट में आता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बनाता है। मान लीजिए, समझिए इस बात को, कि मान लीजिए ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसके ऊपर एक क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर आएगा। ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा, एक्टिविटी जाके आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स में आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर नहीं हटाया जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको अगर नहीं हटाया जाए, तो जब ये जो बर्नर आपको दिख रहा है, ये जो आपको बर्नर दिख रहा है, इस बर्नर से जब इसमें आप आग लगाइएगा तो ये आग नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले, जलाने से पहले क्यों हम साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है। अच्छा, ये क्या करता है ये समझना चाहिए। ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर दिख रहा है, ये थर्मल इंसुलेटर होता है, यही इंपॉर्टेंट है, ये थर्मल इंसुलेटर होता है। अच्छा, थर्मल इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, थर्म मतलब हीट होता है, मतलब ये हीट को इसके अंदर नहीं जाने देगा, हीट को पास नहीं होने देगा। जब हीट को पास ही नहीं देगा, इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलेगा ही नहीं, और जब जलेगा ही नहीं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए कि मैग्नीशियम रिबन को यूज़ करने से पहले उसको हम सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। तो इसका रीज़न है कि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है,
और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो थर्मल इंसुलेटर है, मतलब हीट को पास नहीं होने देगा। थर्म मतलब हीट होता है, हीट को पास नहीं, जिसके कारण वो जलेगा नहीं। और इस जलेगा नहीं इसका मतलब क्या है कि बाद में जो हमको चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर के रूप में हमको वॉच ग्लास में दिख रहा है, ये नहीं मिलेगा। तो इसका पहला एक्टिविटी यही दिखाता है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, मैग्नीशियम रिबन चाहिए, टंग चाहिए, बर्नर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, और मैग्नीशियम को आप जब आगे पकड़ाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बनेगा। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको हम बता चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा हम इसके आगे का बात देखते हैं, ध्यान सुनना है। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा मेन जो हमारा पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है अपने को। किसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है बच्चों? तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस का। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको समझते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस का आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, इस कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन, जो रिएक्शन से आप समझेंगे कि गैस कैसे इवोल्यूट होता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज है जो हम 2 पार्ट में लाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट में इसलिए लाएंगे, इसका रीजन क्या है कि एक पार्ट में आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम लोग चलेंगे। तो आज हमारा टारगेट क्या है कि हम यहाँ 3 तक कम से कम कंप्लीट कर ले, ताकि ये 2 जो पार्ट है, ये 2 पार्ट अगले पार्ट में लाए। इसमें कुछ है नहीं, मेन टाइम इसमें लगेगा, चूंकि यहाँ आपको हम एक्सोथर्मिक के बारे में, इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आपको हम समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्लास 10th में पढ़ने हैं, वो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इसको प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी भी कहते हैं प्यार से, ठीक है। तो चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर का बदलना, कलर का बदलना, और स्टेट का चेंज होना, ये डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, 5 कैरेक्टरिस्टिक जो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो आप ध्यान लगाए रखिए, आप ध्यान दीजिए, समझिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, और जब तक उसको कॉपी से देखेंगे, बुक को नहीं पढ़ेंगे, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, आपका विश्वास मानिए पढ़ाई आपका नहीं होगा। लोगों को क्या लगता है कि हम सिर्फ वीडियोस देखकर, और हम जैसे बच्चा सोया हुआ है और सोते हुए वीडियो देख लिया, और वीडियो देख के सो जाके फिर सो गए और हम सीख गए, तो आप बिल्कुल भूल में हैं। वो आपके दिमाग में क्षणिक रूप से थोड़े देर के लिए ही रहेगा। आपको इसको हमेशा अच्छे ढंग से रखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले वीडियोस देखिए, पढ़ते हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप ऑफलाइन पढ़िए, उसके बाद बुक पढ़िए, उसके बाद नोट्स भी पढ़िए, साथ में तो क्वेश्चंस लगाइए। अगर इतना काम करते हैं और रिवीजन करेंगे बार बार, तो आपका वो पक्का हो जाएगा। लेकिन आज जो नया जनरेशन है, इसमें क्या है, बच्चों को क्या लग रहा है कि हम बस बैठ जाएं, सोए हुए हैं, सोकर वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देख के बंद कर दिए, हमारा तो काम हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर ऐसे कंप्लीट नहीं होता है। चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। तो हम क्वेश्चंस का भी सीरीज चलाएंगे, पहले आप इसको देखते हैं, समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हम सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ गैस। थोड़ा आपको समझना चाहिए, ध्यान सुनना। यहाँ निकालिए गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, गैस का निकलना, ठीक है। ये गैस की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिएक्शन से समझेंगे। रिएक्शन से समझने का मतलब रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि रिएक्शन से कहाँ दिखाएंगे कि गैस कैसे इवोल्यूट हो रहा है। तो समझना, कुछ चीज़ों को समझना चाहिए आपको। एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है उसके दौरान इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एरो के साइन से। आप नोटिस कर रहे हैं कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है CO2 गैस और ऊपर एरो का साइन ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैस क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। आपको हम बार बार कहना चाहते हैं कि इटैलिक फॉर्म यूज होता है आपको दिखाने के लिए स्टेट्स को, गैस को। जैसे आपके ब्रैकेट में अगर एस लिखा हुआ है तो सॉलिड है, एल लिखा हुआ है तो लिक्विड है, जी लिखा हुआ तो गैस है, और अगर AQ लिखा हुआ है तो एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस एक वर्ड है, किससे बना है वो एक्वा से बना है। और एक्वा का मतलब क्या होता है, H2O, वाटर, मतलब जिसमें जो डाइल्यूट है, जिसमें वाटर मिला हुआ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ गैस है, ऊपर की तरफ एरो, इसका मतलब गैस एवोल्यूट हो रहा है, गैस निकल रहा है। और नीचे की तरफ है, इसका मतलब वहाँ PPT बन गया है। इसका भी ध्यान रखना है, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसका नाम क्या है बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। गैस का एवोल्यूशन, तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एरो के साइन से, और लेटर कौन सा लगाते हैं, जी लगाते हैं, ठीक है। जो जस्ट गैस के बगल में, ये CO2 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस की बात हो रही है, ठीक है। बहुत आसान है, समझ में आया होगा। लेकिन चूंकि सिर्फ हम ये जान लें कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ समझ नहीं होगा। हमारा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। तुम्हारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान देना है,
हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.3 है। आप एक बात समझ लीजिए कि आपका जो ये पीपीटी डिजाइन कर रहे हैं इसको टाइम तो लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये पीपीटी आपको कंप्लीटली दिमाग में रखिए कि एनसीईआरटी को देख कर समझ कर ही किया जा रहा है ताकि कुछ भी ना छूटे। तो आप देख लीजिए हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, और इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमारे पास एनसीईआरटी का एक्टिविटी है 1.3। आप लिखा हुआ है एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी है 1.3। एक बात और समझ लीजिए, क्वेश्चंस का भी सीरीज चलेगा। बीच में वीडियोस नहीं है क्योंकि समर वेकेशन चल रहा था, सब लोग घूम रहे थे तो हम भी घूमने लगे। खैर उस पर बात नहीं करते हैं, अभी ध्यान से सुनना है। तो एक्टिविटी नंबर 1.3 है जिसमें हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि जिंक लेना है ना, जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं और इसको ऐड करना है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहीं कहीं आपको बुक में डाइल्यूट HCl भी लिखा हुआ मिलेगा, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, इसमें वाटर होगा, ठीक है, इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड मतलब वाटर का लेवल बहुत न के बराबर है। तो हमको दिखाना है एवोल्यूशन ऑफ गैस को। तो हम सामने एक डायग्राम रखे हुए हैं, डायग्राम को समझने से पहले हम इसको थोड़ा ध्यान से समझाते हैं। डायग्राम समझने से पहले हम रिएक्शन समझते हैं। क्या लेते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेते हैं जिंक, ठीक है, और जिंक को, इसका मतलब सॉलिड होता है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे जिंक को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और नोटिस कीजिएगा यहाँ AQ लिखा हुआ, AQ का मतलब ही होता है, AQ का मतलब एक्वस होता है, इसका मतलब ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या कि एक्वस वर्ड का मतलब ही होता है वाटर, क्योंकि वाटर का मतलब होता है, ये वाटर एक वर्ड है, एक्वस से बना है। तो कहीं अगर AQ लिखा हुआ है इसका मतलब डाइल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब ये आपस में रिएक्शंस करेंगे दोनों, आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे जहाँ आपको बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे हटाता है, अभी नहीं डिस्कस करते हैं, अभी जितना जरूरी है वो बात करेंगे। तो रिएक्शंस करने के बाद ये बनाएगा ZnSO4 जिसका नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का मतलब है कि अंदर ही है, उसमें वाटर का लेवल है, और साथ में एक गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के ब्रैकेट में G लिखा हुआ और ये ऐसे एरो दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि गैस रिलीज हो रहा है। और एक और रिएक्शंस में चीज लिखना है कि हीट भी साथ में रिलीज होगा। इसका मतलब जहां हीट निकलेगा, इसको भी समझ लीजिए, हीट जहां प्लस में लिखा रहेगा इसका मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और रिपीट करना चाहते हैं कि एक्सोथर्मिक आपको हम अलग से पढ़ाएंगे। एक्सो जो वर्ड है, इस एक्सो का मतलब होता है निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब होता है। तो इस रिएक्शंस को पहले आप समझ गए कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, हम तो समझ गए इस रिएक्शंस को। लेकिन ये हुआ कैसे, समझने से क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसको हम कॉक से बंद कर रखे हैं, और एक यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको ध्यान से सुनना है, जेट पाइप लगाया गया है, और इसके अंदर हम किसको डाले हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को डाले हैं, और साथ में क्या रखे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखे हैं। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शंस होगा दोनों के बीच में, और रिएक्शन होके यहाँ गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको आप जब बगल में आग देंगे तो ये साउंड करेगा, जिससे हम समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस है। तो मोटा मोटी आपको ये समझ आना चाहिए इस रिएक्शंस में कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और एक और समझ सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये एक और चीज का एक्टिविटी है जिसको हम लोग कौन रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो कि आपको हम अलग से पढ़ाएंगे। तो पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस को बताया, जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये डायग्राम आपके सामने है, जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं। एक्टिविटी आपके शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे होता है। जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और जिंक सल्फेट इसी में रह जा रहा है, इसका मतलब हमको समझ आता है। और साथ में हम कॉनिकल फ्लास्क को छुएंगे तो टच करेंगे तो हम देखेंगे कि वो गर्म हो गया। इसका मतलब हमको दो आइडिया मिला कि जेट पाइप से आपका हाइड्रोजन गैस निकल गया है और अंदर जो है वो आपको जो कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को शो कर रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक अलग से पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है। तो समझते, जहाँ प्लस में हीट लिखा रहेगा समझ लीजिए एक्सोथर्मिक की बात हो रही है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है, हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की ओर अगर बढ़े, ध्यान सुनिएगा, दूसरा एग्जाम्पल की ओर अगर बढ़े तो दूसरे एग्जाम्पल में भी सेम कहानी है। सेम कहानी क्या है कि आपको एक चीज़ देखना है, इसमें ध्यान देना है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है बताइए, एग्जाम्पल है, इसमें भी एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या किया है कि मैग्नीशियम को हमने क्या काम किया है कि रिएक्ट करा दिया, किसके साथ, हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट किया डाइल्यूट एसिड के साथ। अब डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, आप डाइल्यूट एसिड का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं,
ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है कि इसको रिएक्ट करा दिया है डाइल्यूट एसिड के साथ। तो जैसे आप इसको डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट कराएंगे, MgHCl ले लीजिए या MgCl2 HCl ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट कर मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, और साथ में कौन सा गैस रिलीज करेगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में भी आप नोटिस करेंगे कि जब मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद कौन सा गैस रिलीज करता है, तो उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। बहुत बेसिक बात है, दो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपको बताया गया कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और सेकंड एग्जांपल बनाया गया कि मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बहुत बेसिक है, समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल, चलिए बच्चों हम अब तीसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, बिना इधर उधर का बात किए हुए। इधर उधर का बात करना ज़्यादा आता नहीं है हमको, तो हम ज़्यादा डिस्कस इस बात पे नहीं कर सकते, लेकिन आज के बच्चों का रिक्वायरमेंट कुछ कुछ होता है तो ध्यान देना है। सो तीसरा एग्जाम्पल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम इस एग्जाम्पल को समझा रहा है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, इसको किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो पहले हम रिएक्शन दिखाते फिर देखते हैं। हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। हम अभी तक एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का ही देख रहे हैं। Na2CO3 लिया है और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। पहले आप रिएक्शन देखिए फिर आपको यहाँ समझ में आएगा। हमने Na2CO3 लिया है, इसका रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है NaCl, एक और बनेगा जिसका नाम है H2O, ठीक है, और एक गैस रिलीज होगा जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं CO2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट देन फॉर्म Y गैस, ऐसे क्वेश्चन आएगा, या X गैस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद हमेशा रखना है। इसे कैसे याद रख सकते हैं आपको हम बताते हैं। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना देगा, हाइड्रोजन वाटर बनाएगा, और एक CO जो है ना ये गैस बनाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं, नियम नहीं है ये, ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन दिखेगा आपको तो CO2 गैस रिलीज होता है। तो सामने आपके देख सकते हैं, यहाँ पे आपके वो दिखाया गया है रिएक्शंस को। ये लाइम वाटर है दिखाने के लिए कि आपको कैसे, लाइम वाटर में आपको कहानी आगे पढ़ने को मिलेगा कि CO2 गैस के बारे में बताया जाएगा। तो हम क्या समझे बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो कराने पे कौन सा गैस रिलीज होगा, तो आंसर होगा CO2, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एसिड है और ये क्या है, कार्बोनेट है। और एसिड और कार्बोनेट ये भी आगे पढ़ाएंगे आपको, ऐसे जान लीजिए। एसिड प्लस कार्बोनेट, आगे पढ़िएगा, एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट कर सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 बनाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीन एग्जांपल आपका हो गया। फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया था। सेकंड एग्जांपल था आपका जिसमें मैग्नीशियम आपको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट किया था, उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। और थर्ड एग्जांपल था जिसमें आपको हमने बता दिया कि इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो आप सब में देख रहे हैं कि एग्जाम्पल हम किसका कर रहे हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पे। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का मतलब क्या होता है, ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो आपको आइडिया मिल चुका होगा क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहले फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी से पहले हम आपको प्रेसिपिटेट के बारे में बताना चाहते हैं कि होता क्या है। प्रेसिपिटेट मतलब बचा हुआ बात है ना, बचा हुआ पार्ट। इसका मतलब ये होता है, लिखा भी हुआ आप समझ सकते हैं कि वैसा पार्ट जो इनसोल्यूबल है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनसोल्यूबल है, किस कोई रिएक्शन के द्वारा मिलता है हमको, और ये लिक्विड सॉल्यूशन और सस्पेंशन में रहता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, और किधर बैठा होता है, सेटल किधर होता है, बॉटम में सेटल होता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये उसको क्लाउडी सॉल्यूशन को क्लाउडी या टर्बिड बना देता है। मतलब पीपीटी क्या है, अगर एक लाइन में समझे, प्रेसिपिटेट क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कंटेनर में नीचे बैठ जाएगा रिएक्शन के बाद, ठीक है, और इनसोल्यूबल होगा। आपको इसे ध्यान रखना है, इसको पीपीटी बोलते हैं। कुछ चीज़ों को ध्यान से समझ में आना चाहिए, यहाँ हम लिखवा दिए आपको। प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो सॉलिड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय प्लेस, ये कौन सा एस लेटर एस से होगा, इनक्लोज्ड, सॉलिड फॉर्म में रहेगा चूंकि पाउडर फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, एरो का साइन नीचे की तरफ, एरो का साइन नीचे की तरफ दिखा रहा है कि ये पीपीटी है। जैसे एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे
तो सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बनेगा, और ये एरो का साइन दिखा रहा है कि ये पीपीटी है। कुछ रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन आपको हम बनाना सिखाएंगे। कैसे बनेगा वो जब हम बैलेंसिंग सिखाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। अभी बस जानकारी ये देना चाह रहे हैं कि पीपीटी होता क्या है, प्रेसिपिटेट क्या है। तो 3-4 बात याद रखिए। इनसोल्यूबल होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और नीचे जाके सेटल हो जाता है। ये बहुत बेसिक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और कैसे डिनोट करते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने का बड़ा आसान तरीका है। नीचे की तरफ एरो रहेगा, डाउनवर्ड एरो, और ये जनरली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलो बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का। तो हम लोग चलो एक एग्जांपल देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी का ही है, और ये हम एक्टिविटी आपको करा चुके हैं, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जो क्या बोलते हैं आपके एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.2। थोड़ा इसको समझना चाहते हैं। समझने से पहले हम रिएक्शंस को दिखाते हैं कि ये इसमें रिएक्शंस क्या है। इस एग्जांपल में, इस एक्टिविटी में आपके पास एक कंपाउंड क्या क्या चाहिए, तो पहला चाहिए जिसका नाम है लेड नाइट्रेट। पहला इसका नाम क्या बताओ, लेड नाइट्रेट। और आपको अगर ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है तो आपको पता है कि एक्वस फॉर्म में है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, तो इसका रिएक्शन हम KI के साथ कराएंगे। रिएक्शंस हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आपको रिएक्शंस बैलेंस सामने लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो मेरे पास 2 कंपाउंड हुआ, एक लेड नाइट्रेट हुआ और एक पोटेशियम आयोडाइड हुआ। समझने के लिए आप समझिए कि ये भी कलरलेस है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। ठीक है, ये भी अभी इस पे बात करेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान देना है, समझना है। तो जैसे लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होगा, रिपीट आप जाके देखिए, हम आपको रिएक्शन दिखाए भी हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस होता है। जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाएगा PbI2 जिसका नाम है लेड आयोडाइड, प्लस 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 बनाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो आपको लेड आयोडाइड दिख रहा है ना, यही पीपीटी है। और जानते हैं इसका कलर हो जाएगा येलो। तो आपको पता है ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट, दोनों रिएक्शन आपको दिखा सकता है। पहला आप चेंज इन कलर में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कलरलेस मिलकर आपको येलो पीपीटी बना। और दूसरा आप पीपीटी के फॉर्म में भी बता सकते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड देन फॉर्म लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनता है। इसको भी ध्यान आप रख सकते हैं। तो ये दोनों जगह लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में, प्रेसिपिटेट में भी, और चेंज इन कलर में भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी का ये एक्टिविटी है जिसमें आपको एक्टिविटी हम दिखा दिए हैं, शॉर्ट्स में आप जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि पीपीटी कौन बना, तो लेड आयोडाइड का पीपीटी बना है। बहुत बेसिक है, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा है, इसको भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, पीपीटी का क्या एग्जाम्पल है, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, है ना। अगर बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड आप जानते हैं फॉर्मूला होता है BaCl2, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। ठीक है, अगर आप बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो किसका पीपीटी बनेगा, बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये जानते हैं ये क्यों बता रहे सारा रिएक्शंस, एग्जाम में ये XY करके आएगा। XY का मतलब होता है कि जब ये बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो X बनता है, तो X में क्या बनता है ये पूछा जाएगा। बहुत बेसिक है, तो ध्यान सुनना है, पहले समझना है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4, है ना, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाएगा। बहुत बेसिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बेरियम जो सल्फेट बन रहा है, यही बेरियम सल्फेट किसका है, पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब बेरियम क्लोराइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनाएगा। आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब आते हैं चेंज इन कलर में। ये तीसरा प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ा के आगे हम दूसरा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कलर चेंज तो आप जानते हैं, कलर चेंज का मतलब क्या होता है। यहाँ पूछा जाता है कभी कभी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। आपको पता है कि व्हाइट लाइट में, व्हाइट जो लाइट होता है, फिजिक्स पढ़े होंगे आप, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। अब पढ़े हैं बात, 7 कलर कौन कौन सा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बै, जा, नी, ह, पी, नाला। बै मतलब बैगनी, वॉयलेट, इंडिगो, बैजानी। नी मतलब ब्लू, ह मतलब हरा,
हरा मतलब जी होता है, सॉरी। पी मतलब पीला, हाँ पीला मतलब येलो, नारंगी मतलब ऑरेंज, और लाल मतलब लाल, रेड। जी आपको पता है 7 कलर होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कलर क्यों फॉर्म होता है, तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं अलग अलग कलर में, उसी के द्वारा हमको दिखता है कि इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो चूंकि व्हाइट लाइट का ही सब कुछ बना है तो अलग अलग कलर को उसके मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण उनको वो कलर दिखता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, जब नया कंपाउंड बनता है तब, चूंकि आपको पता है कि पहले पढ़ा चुके हैं कि बॉन्ड ब्रेक होता है तभी नया कंपाउंड बनता है। तो चलो बच्चों, चेंज इन कलर, ये 7 कलर वाला जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये कलर आपको पढ़ना है फिजिक्स में, लेकिन हम थोड़ा जानकारी के लिए आपको बता दिए कि जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, रिफ्लेक्ट लाइक डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, देयरफॉर अ कलर चेंज इंडिकेट अ चेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही कलर मॉलिक्यूल्स बदलता है उसका कलर भी चेंज होता है, और यही दिखाता है चेंज इन कलर को। तो बहुत बेसिक है, समझ आया होगा, कुछ एग्जाम्पल से आपको ज्यादा हम अच्छा समझा पाएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप घर पे भी करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, देखिए सिट्रिक एसिड आप जानते हैं, है ना, लेकिन ये आपके पास होगा नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन घर वाला एग्जाम्पल भी है। जैसे इसको आप सिट्रिक एसिड को चाय पत्ती में डाल दीजिए, आपको कलर दिखेगा चेंज, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर जो होता है, पोटेशियम परफॉर्म देन रिएक्शन बिटवीन द, हाँ सॉरी वही तुम कहा, छूट कैसे गया यहाँ, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इस पोटेशियम पर मैग्नेट में आप सिट्रिक एसिड जैसे डालेंगे, सिट्रिक एसिड जैसे डालेंगे वैसे क्या होगा, जैसे सिट्रिक एसिड जैसे आप डालेंगे तो क्या होगा, कलर जो है वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। समझाते हैं, ध्यान दीजिए। पोटेशियम जो पर मैग्नेट होता है, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, और जैसे इसमें सिट्रिक एसिड आप डालिएगा, जैसे लेमन का, नींबू, पोटेशियम परमानेंट लैब में है, जैसे मिलाइएगा ना, ये पर्पल जो कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट के कारण आया है, ये एसिड इसको साथ जैसे रिएक्ट करेगा ये हो जाएगा कलरलेस, मतलब कलर गायब हो जाएगा। तो जादू हो गया कि पोटेशियम परमानेंट पर्पल कलर का था, लेकिन हो कैसे आ गया, तो कलरलेस हो गया। इसका मतलब जादू हो गया। कैसे हो गया, तो नींबू डालने से हो गया। नींबू का रस, पहले का लोग ऐसे ना करता था डराने के लिए कि पोटेशियम परमानेंट लिया और पोटेशियम पर कैसे डराता था, पोटेशियम परमैंगनेट का एक घोल है, बोलता था कि देखो इसमें आत्मा है। इस पोटेशियम परमैंगनेट जो घोल है वो बोलता नहीं था, हम आपको बता रहे कि ये आप लिया क्या, सबसे पहले लेता था एक पोटेशियम परमैंगनेट, और परमैंगनेट कैसा होता है कलर, पर्पल। और जो जादू टोना करने वाला, झूठ बोलने वाला क्या करता था, बोलता था कि देखिए ये जो दिख रहा है आपको कैसा कलर है, एकदम पर्पल, पूरा बैगनी कलर, थोड़ा काला टाइप, कैसा दिख रहा है आपको, ये तो इसमें आत्मा आ गया है इसका, इस आत्मा को देखिए हम भगा देंगे। तो झूठ का ऐसे 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 करता था और नींबू में फूंकता था, और नींबू तो आप जानते हैं जादू टोना में लोग खूब यूज करता है, और नींबू का रस ऐसे करके इसमें डालता था। जैसे नींबू का रस इसमें डालता था वो धीरे धीरे पर्पल कलर जो है वो किस में चेंज होता था, कलरलेस में। तो सामने वाले जो पर्पल कलर है वो कलरलेस हो गया। और जादू टोना वाला क्या बोलता था कि ओ, जादू टोना वाला बोला कि देखिए इसमें से आत्मा जो 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 भूत घुसा हुआ था इसमें से, देखिए निकाल दिए हम, अभी जो है भक्त जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये साइंस है कि पोटेशियम परमानेंट पर्पल होता है, एसिड से रिएक्ट करके कलरलेस हो जाता है। बहुत बेसिक है, ठीक है, आगे लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान सुनना है, समझना चाहिए आपको। केमिकल रिएक्शन किसके किसके बीच में, तो केमिकल रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और एन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिख देते हैं, डाइक्रोमेट फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। एसिडिफाइड का मतलब एसिड भी मिला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ना पोटेशियम परमानेंट लीजिए या डाइक्रोमेट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही लेना है, क्योंकि ऑरेंज कलर दिखाना है, बाय मिस्टेक। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका सॉल्यूशन लेते हैं। ये कैसा कलर का दिख रहा है बच्चों, ये ऑरेंज दिख रहा है। इसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पास कराइएगा, ये ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। जानते क्या बात है, याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या पोटेशियम पर मैग्नेट हो, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको रिपीट कर रही है, हम पढ़ाएंगे आपको,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है अभी जानना नहीं है। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो कि ऑरेंज कलर का है, इसके अंदर जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं ये ग्रीन कलर में चेंज होता है, लो हो गया जादू। लेकिन इसमें जादू करने वाला का हालत खराब हो जाएगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नींबू वाला तो कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या समझे इसमें कि इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का था, वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया सल्फर डाइऑक्साइड मिलाने से। क्यों? चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और पोटेशियम परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मत पूछना है अभी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे जब रेडॉक्स तब। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है कलरलेस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस। कलरलेस का मतलब इसमें कोई कलर नहीं है। और ऑक्सीजन जैसे आपस में रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, ये जो कलर होगा ये ब्राउन कलर बनेगा। इसका भी ध्यान रखना है आपको कि अगर NO जो कि कलरलेस था ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये ब्राउन कलर बनाएगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर बनाता है। तो ये चेंज इन कलर का एग्जांपल था आपको, जो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। आप रिवाइज कीजिए। और ये जो अगला टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और समझ आए तो आप भी बताइए। थैंक यू।